अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द बेस्ट नॉवेल्स। नॉवल जिन्होंने उल्फत रिटन बाय मैं विशली के एपिसोड नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। आधे घंटे की मुसलसल ड्राइविंग के बाद गाड़ी सफ़ेद रोड पर फिसलती हुई सीधा हारून शाह के बंगले के पोर्च में आकर रुकी। बाजिल के चेहरे पर बेजारियत तो रूहा के चेहरे पर सच्ची मुसरतें थी। आए सरीश डोर खोलकर बाहर आती मैं कार की साइड का डोर ओपन किया और इसे हाथ थाम कर बाहर निकाला। खुश रहो सदा, मैं कार इसके चेहरे को देखते मुस्कुराई। ये वो अनजान सी औरत है जिसने इसकी गुमराही में इसकी औलाद को बगैर किसी रिश्ते के सीने से लगाकर संभाला था। अगर आज ये ना होती तो इसका शाहू भी शायद गुमराह हो चुका होता अब तक। पर शुक्र हो इस औरत का जिसने इसे बिखरने से पहले समेट लिया। और वह जानते थे इसका शाहू सिर्फ इतना गुस्सा है कि इसने इसकी जगह इसके भाई की बेटी को दी और अपने वजूद के हिस्से को यूँ ठुकरा कर चली गई। जब इसने रूहा पर अटैक किया था वो तभी समझ गई थी इसकी आंखों में गुस्सा नफरत रूहा के लिए देखकर। वो अपनी माँ को चाहता था कि वो अकेली हो ताकि इसे साहिब जा की कमी सताए और वो इसे मनाकर इसकी जिद ख़त्म करके इसे अपनी बाहों में समेट कर ममता से अपने आगोश में समेट ले। दूसरी माँ की मोहब्बत ममता चाहत तवज्जो ज़ख्म तो भर लेती है पर एक तशनगी होती है जो अंदर ही अंदर जल्दी से सख्ती सूखती वीरान खाली समंदर की मानत फैलती हुई जाती है। साहिल शाह के ज़ख्म तो जरीशा ने भर दिए पर असली माँ की ममता इसके सीने से लगकर बच्चे का सोना इसके आगोश में डर का समेटना, बेझिझक इससे प्यार करना, इसे जिद करना, किसी चीज़ के ना मिलने पर एहतजाज करके इसे सताना तंग करना, वो तो सिर्फ हकीकी माँ से अच्छा लगता है, इसे सुकून देता है। इसके सीने में भी यही तशनगी थी महका शाह को लेकर जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रेगिस्तानी रेत की मानत हो गई थी जिसकी तशनगी समंदर भी ना मिटा सके सिवा इस वजूद के जिसके नाम की तशनगी है। वो आ गई थी और अब जानती थी वो अपने साहिल की नफरत गुस्सा सब कुछ खुद में समेट लेगी और इसके शाहू को अपने आगोश में छुपाकर सीने से लगा लेगी। इस तरह अपनी ममता को सुकून देगी, इसे बताएगी कि ना सिर्फ वो तड़पा है बल्कि इसके लिए महका शाह भी कितनी तड़पी है। इसे जिद जनून की पट्टी आंखों से हटाकर महका शाह को देखना होगा कि वो लौट कर सिर्फ साहिल शाह के लिए आई है। तशनगी जब बढ़ जाए तो जुनून रूप ले लेती है और इस जुनून को साहिल शाह ने नफरत का लबादा पहना दिया था जिससे वह खुद भी नावाकिफ था। सिवा महका शाह के जिसकी नफरत नहीं जुनून है जो रूहा शाह को महका शाह के करीब बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे जरीश की तरबियत पर कोई शक नहीं था कि इसने अच्छी नहीं की होगी, बेशक बहुत अच्छी की थी। जिसकी मिसाल इसके सामने थी वो आज एक कामयाब अच्छा बिजनेसमैन था बल्कि एक हमदर्द भी था। इसके कमाए पैसों से जाते फंड्स किससे मालूम था कि वो हर माह यतीम बच्चों के इदारे को देता था, सबकी इज्जत करता था, एहतराम से पेश आता था। तो इसकी तरबियत ही थी, वरना वो अपनी माँ से नफरत में जाने क्या कुछ कर चुका होता। पर अब वो आई थी अपने पास्ट के अहदे संभालने और साहिल शाह के अंदर मोहब्बत के जज्बात को उभारने के लिए। वो अपने शाहू को वापस पहले जैसा नरम बना देंगी, इन्हें यकीन था। ये हम कहाँ आए हैं। वह गाड़ी से उतरकर अपनी मोम के पास आती इनसे बोली। इसका सवाल सुनकर हिजाब में नकाब उतारते परेशानी से अपनी बेटी को देखा। ये अपने अंकल के घर आई है हमारी बेटी। हारून शाह इसका डर भांपते हुए आगे बढ़कर इसे अपने साथ लगाते अंदर की सिमट पड़े। वहाँ के कदमों से जैसे जान निकल गई। अंकल के घर। इसने हैरत से गर्दन मोड़कर अपनी मामा हिजाब को बेयकीनी से देखा कि इसे यहाँ लाई थी। डर नहीं रुई, भैया बड़े हो गए हैं यार, तुम्हें नहीं मारेंगे, वो आप काफ़ी स्वीट हैं। साथ जल्दी समन ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए हौसला देती बोली। समन की आवाज़ ने इसे हैरत की जद में डाल दिया था। तो इसका मतलब हकीकत में एक बार फिर इसके सामने जा रही थी। इस सोच ने इसका सांस भरी तरह फुला दिया था। वो घबराए तड़पे चेहरे से अपनी माम को देखने की कोशिश करने लगी जो कि मिसेस जरीश शाह के साथ आ रही थी। मैं माम के साथ आती हूँ। इसने हौसले के लिए अपनी माम का साथ जा ताकि अगर वह सामने भी आ जाए तो चुप तो जाए अपनी माम के आगोश में। इसके सहम में भाई अंकल के सामने ऐसे कुछ साल पहले का मंजर घूम रहा था जब इसने इसे मारने की कोशिश की थी। रूहा का पोर काम लिया याद करके कैसे इसकी सांसें बंद हुई थी, इसका गला घोटने पर कैसे वो तड़पी थी, पर इसे एहसास नहीं आया। आहिस्ता आहिस्ता सोचते गुजरे माजी की जन नफरत में डूबे फिक्र याद करते इसके वजूद में सनसनीखेज लहर उठी जो कि दरवाजे के करीब हुई थे पूरे वजूद को अपने लपेट में ले गई। डरो नहीं रूहा बेटा, इसके हाथों की कपकपाहट देखते रूहा हारून शाह ने कहा। पर इसे तो लग रहा था कि वह भी सामने आकर इसे धक्का देकर निकाल देगा। वो इस पर नफरत पर जहरीली फिक्र उछालेगा, इसका वजूद जख्म कर देगा। इसकी हालत यूँ हो गई कि फिर रोने बैठ जाए। न इसकी मिनमिनाहट काम
रही थी, ना ही अपनी माँ बहन तक आवाज़ पहुँच पा रही थी। रोके शाह इन्हें आगे देखते सरीश ने घबराते हुए पुकारा, पर इन्होंने शायद सुना नहीं था। हिजाब बाजी के बिगड़े हुए जावे देख के सख्त मुतफिक्र थे कि फिर से वो हंगामा न पैदा कर ले। हम के साथ इसके भी अल्फाज मुँह में ही था जब दहलीज हारून शाह के साथ पार करते कदम ही रखा था कि अचानक ऊपर से बरसते हुए फूलों ने इसका सांस रोक दिया। बरसते हुए फूलों की पत्तियों के नीचे खड़ी रूहा सांस रोके आंखें मूंद गई। पत्ती गुलाब के इसके वजूद को छूकर शराब होती नीचे फिसल जाती। इसके वजूद के लम्से गुलाब की पत्तियां जैसे महक उठी थीं। नाक की नथनों से गूंजती हुई इनकी होश उड़ाती खुशबू इसकी आवाज़ जकड़ गई। आह डैड, बाइक प्लान। अचानक समन की चीख गूंजी। जरीश अपने शोहर के भूल जाने पर सर पीट कर रह गई। वही हारून शाह खुद पर रूहा समन पर बरसती गुलाब की पत्तियों को देखते अचानक अपने बेटे का प्लान याद आने पर अफसोस बेचारगी से सामने देखने लगे। हिजाब भी परेशानी से देख रही थी। मैं कार जरीश को देखा। क्या हुआ, अचानक क्यों रुके? मैं कार शाह ने पूछा। और दरअसल आपके बेटे ने आपके इस्तकबाल के लिए फूल बरसाने थे, पर आपकी जगह शाह और रूहा आ गए, जरीश ने कहकर अपने शोहर के पूछ देखी। हिजाब में कार हैरत बेयकीनी से जरीश का चेहरा तकने लगी। साहिल शाह ने मेरे इस्तकबाल के लिए? हैरत के पहाड़ जैसे टूट पड़े। इन पर यकीन करना मुश्किल था। साहिल शाह ने अपनी माँ के इस्तकबाल के लिए फूल बरसाए थे। उन्होंने कहा था ना, वो बदल गया है, अपनी खुशियों के दिन आ गए हैं। हिजाब ने पास खड़े होने की वजह से इनका चेहरा देखते कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते कहा। महकार शाह का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। क्या सच में इसका साहिल बदल गया था, इसे माफ़ कर चुका था? भाईजान बड़े गौर से ये तमाशा मुलाहिजा कर रही थी। ये क्या है? पर एक गंभीर आवाज़ रूहा के आसपास गूंजी। इसने आहिस्ता से अपनी लड़ती पलकें उठाई। क्या वो सच में बदल गया है? इसकी धड़कनें अब तर हुई। पति इसके नाक के लबों से शरारतें करती गिरती उसे सुर्ख कर गईं। इसने सर सीधे ऊपर उठाया और ऊपर लगी गुलाब की पत्तियां बरसाती मशीन को देखकर मुस्कुराई। जब एक गुलाबी पत्ती लहराती सीधा इसके गुलाबी पतले लबों पर आकर ठहर गई। रूहा के लबों पर शरारत से खैरी मुस्कुराहट बिखर गई जब इसकी पत्ती के लम्स का इसके लबों को छूने से गुलाब से सुर्ख कर गया। इसने आहिस्ते से इस गुलाब की पत्ती को दोनों लबों से बीच में दबाते हुए मुस्कुराते सर नीचे किया था। जब नजरें सीधा खुद को तकती, सामने खड़े लंबे चौड़े वजूद की आंखों से टकराती, इसकी गहरी आंखों से होती इसकी खड़ी नाक मगरूर नाक पर आई और वहाँ से आहिस्ते से सरक कर घनी मोचों तले दबे इसके लबों पर आई। हल्की बढ़ी हुई शेप को देखते रूहा जाके अचानक धड़कनें अत्तल पत्तल हुई। वहाँ से सरकते इसके गर्दन से होते इसके चौड़े कंधे को देखा और फिर इसके फैले मजबूत वसी सीने को देखते इसकी सांसें जैसे सीने में अटक गई। सामने खड़ी उलझी इस्तफामिया नजरों से देखते इस वजूद देव कामत को रूहा शाह देखती आहिस्ते से लरजती पलकों से पास खड़े हर मुस्कुराते हारून शाह की तरफ नजरें उठाई। जबकि साहिल शाह को ना पहचानता इसके लबों से आहिस्ते से सरकती हुई पत्ती इसकी थोड़ी को चूमकर लहराती आकर जमीन पर इसके कदमों में गिरी। साहिल शाह की नज़र इसके लबों से होती हुई इस पत्ती पर ठहर गई जो कि अभी इसकी इनायतों से शराब होकर अचानक टकराने पर कदमों में गिरी थी। सॉरी बेटा, मैं भूल गया था। ये डर रही थी तो मैं इसका ये डर ख़त्म करने के चक्कर में तुम्हारा प्लान तो भूल ही गया। हारून शाह अपने बेटे की इतनी मेहनत जाया देखते माजरत की। साहिल शाह ने अपनी नज़रें सामने नाजुक सरापे वाली लड़की की पहली आंखों से हटाकर अपने बाप को देखा। शाहू। हारून शाह से इसका तारुफ सुनते इसके लबों से मध्यम सी सरगोशी निकली। भैया, ये रूहा है, हैदर अंकल की बड़ी बेटी। पास खड़ी समन ने जल्दी से चहक कर इसे बताया। रूहा की धड़कनें सुस्त पड़ गईं। इसने झटके से नज़रें उठाकर मुकाबिल की आंखों में खौफ से देखा। नज़र मत आना मुझे कभी, वरना सांस से ले लूँगा। इसके कान में खौफनाक सरगोशी गूंजी, पर वो नज़रें उठाई से देखने लगी थी कि जो कि बिल्कुल एक बदरा हुआ इंसान लग रहा था। वो तो माजूद का शाहू नहीं लग रहा था, ये तो कोई और ही था। इसके कान में बाजिल किस दिन की बातें गूंजी। इसके धड़कने बुलंद आवाज़ शोर मचाना शुरू कर दिया। रोने से देखते आहिस्ते से लपटान तो तले दबा लिया। तो क्या वो सच में बदल गया था? इसकी मोम का शाहू बदल गया था एक अच्छे इंसान के रूप में? साहिल ने नाराज़गी से अपने बाप का चेहरा देखते खुद को तकती रूहा शाह की आंखों में मतबस्सम आते मुस्कुरा कर देखा। चलो माँ ना सही, माँ की बेटी ये सही। वेलकम, इसने मुस्कुराते हुए रूहा से कहा। इसे लगा वो भी गश खाकर गिरेगी। वो इसे वेलकम कर रहा था। रूहा की आंखें हैरत से फैली। या खुदा, ये कैसा करिश्मा था? साहिल शाह इससे टूट कर नफरत करने वाला इसके पास आने पर मुतबस्सम से इसे वेलकम कर रहा था। वो जैसे चकरा कर गिरने वाली हो गई थी
और बेयकीनी से साहिल शाह को आंखों में देखने लगी, जिसके लिए इसे अपना सर उठाना पड़ा। साहिल ने इसे शशता देखता मान खूबसूरत बहरी कहका लगा उठा, यकीन कर लिटिल गर्ल, ये तुम्हारा सॉरी तुम्हारी मॉम का शाहू है। अपनी मजबूत उंगली से इसकी छोटी नाक को छूकर वो अपने कहके से मबूत कर गया था। चौंकी तो बाजिल भी थी इसे देखकर। गूगल या सोशल मीडिया पर इसके आए दिन मुख्तलिफ पार्टीज के साथ तस्वीर देखती रहती थी, पर सामने होने का जहर ही कुछ और था। वह को भी यकीन नहीं आ रहा था कि जिसके खौफ से वो नाम सुनकर सांसें मुश्किल से लेती थी, वो आज इसके मुकाबले खड़ा था, पर इसकी धड़कनें खौफ से नहीं अलग अंदाज से धड़क रही थी। इसका नाक को छूना वो बचपन से इसकी तवज्जो की तलबगार थी, दोस्त के रूप में, इसके मोम के बेटे के रूप में, पर इसके हमेशा से बढ़े हुए हाथ को इसने नफरत से झटका था, इसके हौसलों को बुरी तरह तोड़ा था। इस हंसती मुस्कुराती लड़की को अपने नाम से दहशत में मुब्तला करने वाला आज इसके सामने कहका लगा रहा था। रोहन ने आहिस्ता से भारी होती सांस खारिज की और इसकी मुसलसल नजरें अपने चेहरे पर देखते आहिस्ता से भारी पलकें झुका दी। भाई बहुत प्यारी हो गई ना, इसे मैं चुटकी से उड़ा दूँ। सामान अपने भाई को मुस्कुराते हंसते देखकर खुश होती अपनी ताकत दिखाने लगी। हारून शाह अपनी बेटी के बाद हंसने लगे। हंसा तो साहिल भी था, पर इसकी मुस्कुराहट रोहा को जाने क्यों अजीब लगी। इसने सर उठाकर इसकी तरफ देखा, तभी साहिल शाह के आपस में बेबस लबों ने इसके लबों को देखते हरकत की। बहुत रोहा का दिल बेसाख्ता इसकी नजर से धड़का। वो झिझक इसके सामने से हटती हुई एक तरफ हो गई। अरे बेवकूफ़, अब मत डरो, अब तो भैया को हमारी दोस्ती पर भी कोई एतराज़ नहीं होगा। सामान्य से पीछे से रखते हुए देखकर बाजू पकड़ती आगे खड़ा रहने के लिए खींचने लगी। समन मुनासिब सरापे वाली दुबली पतली सी रोहा इसके अचानक झटका देने पर लड़ खड़ा का सीधा मुकाबले के सीने से सबके मौजूद में टकराती। इस पल में ही शायद इसके तसादुम को भांपते हुए साहिल शाह साइड होता इसके पास से गुजर कर अपनी माँ की तरफ आ गया। मैं इसके पास से गुजरने पर जो इसकी खुशबू रोहा के हवासात पर छाई थी, इसे झरझरी लेने पर मजबूर हो गई। मैं वो खुश नसीब बंदा हूँ जिसके पास दो माए रब की रहमत जन्नतें हैं। वो अपनी दोनों माओं के सामने आता दोनों को साथ खड़ा देख कर बोला। हारून शाह जरी शाह जो कि साहिल से बात करके जान चुके थे, एक माजी भूल चुका है, वो अब अपनी माँ को माफ़ कर चुका है। इसके अचानक इस फैसले पर वो जितना खुश होते इतने ही हैरान थे, पर साहिल ने यकीन दिलाया था। पर हिजाब खास करके मैं शाह के लिए यह बड़ा सरप्राइज़ था। दुनिया का सबसे बड़ा और एक माँ का सुकून से लौट कर मिल रहा था। मुकाबले खड़ा खूबरू सा जवान लड़का इसका साया था। मैं शाह कैसे यकीन कर लेती। वो छोटा नफरत से मुँह फेरता साहिल कहीं नहीं था, अलबत्ता इसकी जगह एक मोहब्बत पाश नज़रों से इनके चेहरे को तकते बड़े जवान लड़के को देखकर इनकी आंखों में आंसू की बरसात शुरू होने लगी। वो रोने लगी, बुरी तरह रोने लगी अपने बेटे को देखते। मामा, साहिल ने पुकारते सुर्ख आंखों में पल को मीच कर आहिस्ता से इन्हें बाजू में ले लिया। मेरा साहिल, मैं काश ऐसे सख्ती रोती से महसूस करी थी। मेरा बेटा, मेरा साहिल, मेरी जिगर का टुकड़ा। मुझसे नाराज़ था, अपनी माँ से नाराज़ था। वो रो रही थी। सालों बाद इनका इंतज़ार ख़त्म होते देखकर हिजाब जो कि इनके हाल से वाकिफ़ थी, नम आंखों से मुस्कुराने लगी। मुस्कुरा तो जरीश रही थी, एक माँ को इसका बेटा लौटा दे। साहिल खामोशी ने बाहों में लेकर अपनी माँ जरीश का चेहरा देख रहा था, जिनकी आंखों में इसके लिए बेइंतहा मोहब्बत थी अपने भालू के लिए। दूसरी माँ इसके बाजू में सिसक रही थी। साहिल ने आहिस्ता में शाह के सर पर बोसा दिया। रो क्यों रही है? अब आ गई है ना अपने बेटों के पास, तो खुश हो। और इन्हें चुप करवाने लगा, पर महकार इसके एक एक नकुश को छूकर इसका माथा चूमती रही थी। इन्हें रोते देखकर सबकी आंखें नम हो गईं, सिवाय वहाँ खड़े साहिल शाह और बाजिल के। बाजिल को अपना दुख था। वो सब कुछ छोड़कर जहाँ बहुत रिस्क लेकर आई थी। इसका बाप जाने अपना वादा पूरा भी करेगा या इसे महज झूठ बोला था। अपनी परेशानी इस तरह भी कैफियत में थी। रहा साहिल शाह, तो वह महज अपनी माँ को खामोश करवा रहा था और इन्हें रोते हुए देख रहा था। खुद इसने रोना तो कब का छोड़ दिया था। वह इस कदर तड़प कर अपने बेटे को पाक कर रोने लगी कि इनकी हालत गैर हो गई। सब अचानक चौंक गए। रुआ, बेटा जाओ जल्दी, अब मोम के लिए पानी लाओ। हिजाब ने जल्दी से सामने खड़ी अपनी बेटी से कहा, जिसके हाथ पाँव अपनी मोम के हालत पर फूल चुके थे। जी। रुआ कहती एकदम अपनी बैग से पानी की बोतल ढूंढने के लिए बड़ी गाड़ी की तरफ। कोई ज़रूरत नहीं रुआ शाह, मैं देख लेता हूँ अपनी माँ को। इसके पूछ पर साहिल शाह के बड़ी लहजे अल्फाज गूंजते रुआ को टटका गए। अपनी माँ? इसके कानों में खतरे की घंटियाँ बजी। बाजिल सारा माजरा समझती अपनी बहन की बड़ी रंगत देखते मुस्कुरा उठी। बेबी, अब तुम्हें समझ आएगी पाक आने की जिद का नतीजा। बाजिल इसके करीब होते माँ ने खेजी से बोली। क्या मतलब? रूहा की इनकी तरफ पूछती, जबकि बाजिल ने मुस्कुराते इसे घुमाया। बहुत गलती कर दी तुमने, यहाँ आकर अपना सब कुछ खो दे डार्लिंग। अब जल्दी ही तुम्हें अपनी माँ का मतलब भी समझ आएगा
اور साहिल शाह यानी कि तुम्हारी शाहू की सरप्राइज बदलाव को भी समझ लेना। बाजिल ने झुककर इसके सर पर गाल चूमे और उसकी कमर में हाथ डालकर अंदर पड़ी, जबकि इसे तनहा छोड़कर वहीं साहिल शाह से इनकार करता अपनी मॉम की मदद से खुद अपने बाजू में महका शाह को भर कर ले जा चुका था। जैसे बाजिल के साथ पैर खाली हाथ रह गई थी और इसके इस्तकबाल में बरसते फूलों को इन बारीक बूटों के तले बुरी तरह रौंदा हुआ पाया, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती दिल मोह लेने वाले अंदाज में इसके तन मन से इशारतें की थी। नहीं मॉम, मुझे अकेला कैसे कर सकती हूँ, मेरे बगैर एक पल नहीं रह पाती। रोहा ने कांपते दिल से सोचा कि इनकी तबीयत खराब थी, इनके मजे के बगैर शाहन इससे दूर ले जा चुका था। वह इन्हें मसले हुए फूलों को देखते अंदर बढ़ी, जाने क्यों एक बार इसका दिल खौफ से धड़कने लगा। कुछ देर की धड़कनों की अंगड़ाइयाँ खौफ से सोच पड़ गई। वो अंदर आई रोहा के साथ। इसकी इरादा जाकर अपनी मॉम के साथ बैठने का था, पर सामने देखते इसकी आंखें साकत पड़ गईं। लाउंज के वस्त में रखे सोफे पर सबके साथ वो लंबा चौड़ा वजूद भी इसकी मॉम के साथ बैठा इन्हें पानी अपने हाथों से पिला रहा था। ये सब क्या था अचानक? क्या इसने सच में पाक आकर गलती कर दी थी, या साहिल शाह ने सबकी नज़र में बुरा बनने से इनकार कर दिया था? इसका नाना दिमाग इसके चारों को समझने से आ रही था। अरे रोहा, बाजिल जहाँ आओ अंदर बेटा, आकर बैठो, थक गई होगी। सरीश इन दोनों को दूर खड़ा देकर बोली। रोहा जहाँ आओ। मन में आकाश शाह की नफीसी आवाज़ गूंजी, जैसे सुनते रोहा के वजूद में जैसे एक बार भी नई जान पहुंच गई। जब तक इसकी मॉम इसके साथ थी तब तक साहिल शाह इस पर कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, चाह कर भी नहीं। वो चिढ़ने लग गई क्या? समन माथा पीटते हुए अपने नमूने कज़न के पास आती बाजिल को नज़रअंदाज करती रोहा का हाथ पकड़कर अपने साथ ले आई। तुम भी आप बाजिल? समन रस्मी सा कहा। बाजिल को इसका अंदाज बहुत बुरा तो बहुत लगा। वह इस मोटी का मुंह तोड़ सकती थी, पर इसके घर में इसके माँ बाप की मौजूदगी में खून का घूंट भरकर रह गई। हाँ, जल्दी चलें, मेरे घर में थक गई हूँ। सबसे अलग थलग बैठते इसने नागवारी से कहा। सरीश ने इसे देखा, जो के चेहरे पर सख्त बेजारे सजाए आसपास देख रही थी। यह गनीमत थी, इसने अपने लिबास के ऊपर कोट पहन लिया था। तुम्हें मालूम है, अब मैं तुम्हें अपनी दोस्त बनाऊंगी, क्योंकि अब भैया को कोई एतराज़ नहीं तुमसे बात करने या दोस्ती करने पर। उन्होंने कल मेरे पूछने पर इजाज़त दे दी थी। आई एम सो एक्साइटेड। रोहा ने खाली नज़र समन को देखा। तो मतलब कल इसे इजाज़त मिली थी रोहा शाह से दोस्ती करने की? आखिर साहिल शाह तुम्हारे इरादे क्या हैं? वह उसके खूबरू हंसते हुए चेहरे को देखती सोचने लगी। ये शायद इसकी नज़रों की तपिश थी कि इस लम्हे इसकी आंखों ने भी रुख इसके चेहरे का किया था, और एक सेकंड में इसके चेहरे के तमाम खतोखाल पड़ लिए। रोहा का दिल उछल कर हलक में आ गया जब इसके एक हल्की सी मुस्कुराहट से पास की। वो इसकी घनी मूंछों तले लब देख रही थी, जिससे इसकी सांसें तेज मध्यम हो रही थीं, जैसे कोई तड़पती हुई मछली। आपको यकीन कर लेना चाहिए, क्योंकि अब आपकी बेटी के बाजू में इतनी ताकत ज़रूर आ गई है कि वह कमाकर आपको एक छत दे और भाई की दर से ले आए। वह झुककर महकाश शाह की तरफ इसकी बात पर ना यकीन करने पर मुस्कुरा कर बोला। उन्होंने इसका माथा चूम लिया और रोने लगी, जिनकी माँ बेटे के प्यारे पर सब मुस्कुराए सिवा रोहा और बाजिल के। रोहा की सांसें जैसे साहिल शाह की मुट्ठी में आ गईं। वो कहना क्या चाहता था? इसकी बात का मतलब क्या था? क्या वो इससे इसकी मॉम छीन रहा था? रोहा शाह की हंसती जिंदगी में पहली बार तो पानी झटकों में आ गई थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो इतने बड़े आदमी से कैसे लड़े, पर इसे यूं लग रहा था वैसे इसकी माँ को छीन लेगा। रोहा कैसे रहेगी महकाश शाह के बगैर? वो बेड पर बड़ा छत को घूर रहा था। इसके अल्फाज हकार तज़ीक करते इसकी सूरत का मजाक उड़ा रहे थे। वो सबके सामने मुस्कुरा कर इनकार तो कर रहा था, पर इसे तकलीफ हुई थी काफ़ी बड़े मजमे में। इस छोटी सी लड़की ने इसे जोरकर मुंह पर तमाचा मार दिया था। इसके जहरीले अल्फाज इसके कानों में जैसे चीखते चिल्लाते हुए गूंज रहे थे। वो सोचना नहीं चाहता था इसके अल्फाज इसके गुरूर तकब्बर को। वो अपने अंदाज आंखों से ही कोई हुस्न परस्त हसीना थी। इसका हुस्न बता रहा था कि इसे कितना गरूर है इस पर। इसका लहजा बता रहा था कि वो कितनी संगदिल है। इसकी बातें बता रही थी कि बागी है। इसके लहजे से इसे वफा की खुशबू नहीं आई, बल्कि मतलब परस्त की बू आने लगी। इसने अपने मतलब के लिए भरे मजमा में इसकी ज़ात को निशाना बना डाला था। वो तो एक नज़र देखकर इसे इग्नोर कर गया था, फिर कैसे इसने इसकी ज़ात का तमाशा बना डाला। वहाँ से आने के बाद डीडी पर भी वो काफ़ी डिस्टर्ब रहा। बार बार इसकी बातें दिमाग में आ जाती और इसकी तवज्जो बढ़ जाती। वो फिर खुद की ज़ात को सोचता रहता कि क्या हुस्न होना जीने के लिए इतना ज़रूरी है। सिर्फ अखलाक अहमियत नहीं रखता। काफ़ी देर सोचता रहा दफातन इसका मोबाइल बज उठा। सारी में चौंक कर मोबाइल को उठाया। देखा तो सामने अशीर का नाम जगमगा रहा था। इसके लबों में मुस्कुराहट बिखर गई। तुम ठीक हो? इसके सलाम दुआ से पहले वो बेचारी से बोल उठी। नहीं, इसने शरारत से मायूस अंदाज में कहा।
देखा मेरे वहम नहीं थे, मेरा दिल घबरा रहा था, तुम सच में उदास हो ना। कसम से सारे मगर तुम इसी तरह उदास रहे ना, तुम इस नागिन का मुंह हो जाऊंगी जाने। हिजाब आंटी कहाँ से उठाकर इस कमीनी को लाई है, नखरा तो देखो बीबी का, ऐसे अमेरिका से नहीं दूसरे सियारे से आई है। हमें चाहिए बोल रही थी, खुद तो मेरे अंगूठे जितनी नहीं। अरे अरे बस बस, हमारी खूंखार बिल्ली, हा हा हा। सारिम का सिर्फ हाँ करना था, वो गुस्से से जाने क्या कुछ कह गई। दिल पर सारिम पहले तो हैरान हुआ, फिर चौंक कर कहकर लगा उठा, तुम हंस रहे हो? इसने चौंक कर पूछा। तो जाहिर है यार, हंसूंगा नहीं, तुम्हारी बातों पर तो क्या करूँगा, इसने हंसते कहा। तो मैं जहाँ खामखा परेशान हुई थी, मुझे कसम से नींद नहीं आ रही थी, दिल इतना परेशान था कि मेरे सामने मेरे दोस्त की वो चुटकी पर लड़की इंसल्ट कर गई और मैं सिर्फ इसका मुँह तकती रह गई। दिल चाह रहा है खुद को जूते मारो। इसने सबसे कहा, लहजा बे किया, रिलैक्स यार, वो छोटी थी, भूल जाओ सब और रिलैक्स होकर सो जाओ। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि इसे भूल चुका हूँ। इसने बालों में हाथ फेरते किस तरह भी कैफियत भांपते हुए कहा। कहते ऐसे रहो जैसे तुम्हें नहीं जानती मैं। मालूम है हमेशा हमें बेफिक्र रहने का, खुद फिर उदास फिरते हो, वो मुँह बना गई। पर इस बार उदास नहीं हूँ, तुम बच्ची बच्ची की तरह सो जाओ। शाबाश, 12 बज रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, चलो। इसने पिचकारा, इशे ने मुँह बसोरा। मेरा दिल नहीं मान रहा, तुम्हें मालूम है मेरा दिल जब तक तोकी से सब कुछ शेयर ना कर ले, इससे सुकून नहीं आता। इसने अपनी मुश्किल बताई, सारिम जानकर कहकर लगा उठा। तो ये कहो ना कि तुम्हारे पेट में बात नहीं टिक पा रही। इससे तंज किया, वो चीप गई। अब ऐसी बात नहीं, तुमने जब से मना किया है तोकी को ना बताने का, मैंने इसे उफ भी नहीं कहा। इसने फख्र जताया। बहुत बहुत शुक्रिया माताम, अब ऐसा करें अपने दिल को मनाएं, बस हो जाए। अगर नहीं माना तो व्हाट्सएप करते, मैं मना कर शराफत से दे दूँगा। इसने शरारत से कहते लब दबाया। आशिया का कहकर गूंज उठा, जो कि मोबाइल स्पीकर बंद होने के बावजूद रूम में सुनाई देने लगा। सारी मान इसी वक्त दरवाज़ा नॉक करके सामने अंदर कदम रखे। जी भाई। सारे मैंने रूम में देखकर उठ बैठा और आशिया इसकी बारी आवाज़ सुनकर यूँ मुँह बनाया जैसे मुँह में कड़वा बादाम आ गया। अच्छा शी, तुम सो जाओ अब, और प्लीज़ परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, सुबह बात करते हैं, शब बखैर। इसने बात ख़त्म करने के साथ इसकी फी अमानिल्लाह सुनते कहा डिस्कनेक्ट की। कौन थी? शमशान चेयर किस कागज़ के बेड के करीब करते इस पर बैठा और सरसरी से पूछा। साथ उसकी नज़र टाइम पीस पर भी गई थी। आयशा थी, परेशान हो रही थी मेरे लिए, कह रही थी मुझे उदास लगी। बहुत शरारती है, कह रही है मेरा दिल घबरा रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने इसे बेफिक्र रहने का कहा और सो जाने के लिए। साहिब ने मुस्कुराते ने बताया और मोबाइल साइड पर टेबल पर रखा। सामने बात सुनते कोई तासरात नहीं थी सिवा हाथों पर सिलवटों के। हालांकि आखिरी बात वो सुन चुका था। सारिम का इसे इस कदर बेतकल्लुफ़ होने से ज़रा नहीं पाया। इतना बेतकल्लुफ़ अच्छी बात नहीं, वो भी गैर लड़कियों से। सामने समझाने वाले अंदाज में कहा। सारिम ने चौंकते ने देखा, अपने के सपाट तासरात देखते बहस की बजाय मैं सर हिला गया। आपको काम था, मुझे बुला लेते पाए, इसने बात बदलने के लिए कहा। काम नहीं था, बस यही पूछने आया था कि उदास क्यों हो। इसे यह सवाल पूछते आयशा पर सख्त गुस्सा आया कि उसके भाई बहनों से इस कदर फ्रैंक हो गई है कि इनके ऐसे साथ जज्बात जाने लगी है। वो अपने भाई बहन के लिए पोजेसिव बंदा ये गवारा नहीं कर पा रहा था कि इसके सिवा कोई और इनकी लाइफ में दखल अंदाजी करे। एक बार इस लड़की को खबरदार करना ही पड़ेगा कि वो भी शमशान के अंदाज में, ताकि इसे एहसास हो शमशान की फैमिली में घुसने की इसकी इतनी अहमियत ही नहीं। नहीं भाई, मैं ठीक हूँ, उदास नहीं, बस ये केस की वापस सोच रहा था, तो शायद सबको यही एहसास हुआ कि मैं परेशान हूँ। सारिम ने नज़रें झुकाते कहा। तो ख्याल करो, तुम्हें कहा भी अपने बाहरी केस वहीं छोड़ कर आया करो। ये वक्त फैमिली के लिए होता है, अगर तुम परेशान रहोगे तो तुम परेशान होगे और मॉम डैड भी परेशान होंगे। इसने समझाया, कुछ जताया भी। इस पर सारिम का जल होता सर लग गया। मैं ख्याल करूँगा भाई, आप बेफिक्र रहें, मैं सच में उदास नहीं। पास आकर इसके हाथ को थामते हुए इसकी खोजती नजरें देखकर कहा। शमशान सर हिलाकर खड़ा और आगे बढ़ते इसके सर पर पोसा दिया। तुम जानते हो तुम दोनों मेरे लिए कितने अहम हो, अगर कोई परेशानी हो तो बेझिझक अपने भाई से शेयर करना। वो बोला। सारिम के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आई। वो आज भी इन्हें छोटे बच्चों की तरह चाहता था। जी भाई, आपसे ही तो सारे मसला डिस्कस करता हूँ, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, इसने हाथ थाम को यकीन दिलाया। मोबाइल ऑफ करके सो जा, बाकी का सुबह देखना। एक नज़र मोबाइल पर आते मैसेज को देखते इसने नागवारी से कहा, गुड नाइट कहते वहाँ से चला गया। साहब ने हंसते मोबाइल को देखा, जहाँ आशिया कॉल डिस्कनेक्ट करने पर इसे बारी बारी अलकाब से नवाज रही थी। इसने चश्मे वाले मुझे सेंड करते उठा और दरवाज़ा लॉक करके आईने में सामने खुद को देखा। जिस तरह इसने काला कहा था, इतना काला तो नहीं था, सिर्फ सांवला ही था, पर इसके नैन नक्श काफ़ी चाजिब थे। पर्सनैलिटी भी काफ़ी खूबसूरत थी। ऐसा नहीं था कि लड़कियाँ इसे नज़रअंदाज करती थी, सबसे पहले इसे खुद में अपनी माँ के नक्श की झलक महसूस होती थी।
اس کی پوری آنکھیں اپنی ماں جیسی تھیں اور اس کی ماں اس کی آئیڈیل۔ واقعی ماں، میں دنیا کا حسین مرد ہوں کیونکہ مجھ میں آپ بستے ہیں۔ وہ مسکراتا غرور کھمنڈی لڑکی کی باتوں کا سروں سے جھٹکتا ہوا مسکرا کر بیڈ پر آیا اور لائٹ آف کرتے موبائل دیکھا جہاں کوئی میسج نہیں تھا۔ وہ ہنستے ہی گڈ نائٹ لیٹتے موبائل رکھ کر آنکھیں موند کیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دبئی کے وہ گزرے پل گھوم رہے تھے، ساتھ اس کی نیلی آنکھیں بھی ٹکٹکی باندھے خود پر ٹکی یاد کر کے وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ ایسا کیا تھا کہ وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا؟ عائشہ نے پریشانی سے چہرے پر ہاتھ پھیرے۔ اس نے کچھ سوچتے ایک انگڑائی لی اور خود کو دیکھنا چاہا پر ناکام ہو گئی۔ کچھ سوچتے ہوئے ایک دم بیڈ سے اتر کر آئینے کے سامنے آ گئی۔ پنک نائٹ ڈریس میں کھلے بال ویسی ہی تھی جیسے اس رات۔ اس نے اپنی شرٹ کو دیکھ کر کچھ یاد کرتے ہی سوچ جاہد سے ایک بٹن شرٹ کے سامنے والا کھول دیا جس سے اس کی سفید گردن نمایاں ہو گئی تھی۔ اس کی دھڑکنیں تل پتل ہوئیں، گھبرا کر دروازے کی سم دیکھا پر دروازہ بند تھا جسے دیکھتے اس نے سکون بھرا سانس لیا۔ کچھ دیر کھڑی وہ لب پرانتوں میں دبائے سوچتی رہی کہ کرے ایسا یا نہیں، پھر میں ابھی تو دیکھوں وہ کمینہ مجھے کیوں گور کر دیکھ رہا تھا اپنی شیطانی آنکھوں سے۔ اس نے حتمی فیصلہ لیتے آئینے کو دیکھا، چہرے پر شرمندگی سے سرخی چھا رہی تھی۔ دل بھی اپنے لیے بدلے جانے پر کیا چاہ رہا تھا اس سے۔ آہستہ سے دونوں ہاتھوں بلند کر کے اس نے وہی انگڑائی لی جو اس نے دبئی کی صبح اس کی آنکھوں کے سامنے لی تھی۔ اس صبح اس کی آنکھیں بند تھیں پر اس بار کھلی ہوئی۔ اس صبح وہ نیلا بلا سامنے تھا تو اس بار آئینہ۔ اس کے ہاتھ بلند تھے، وہ اسی انداز میں انگڑائی لے کر خود کو دیکھ رہی تھی، پر انگڑائی لیتے آئینے میں منظر دیکھ کر اس کا دل دھک دھک کرتا تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے سراپے کی دلکش خد و خال اس کے حسن کو نمایاں کر گئی تھی یہ انگڑائی۔ وہ گھبرا کر سامنے ہاتھ باندھ گئی۔ یا اللہ! اس نے ایک دم آئینے سے قدم پیچھے لیے اور نفی میں سہیلتی گزرے پلوں اس کی خود پر ٹکی آنکھوں کو یاد کر کے اس کی سانسیں بکھر گئیں۔ وہ مجھے کیوں دیکھ رہا تھا؟ شاید اس نے نظریں پھیری ہوں، یہ میرا وہم ہو۔ بیڈ پر چڑھتے دھڑکتے سینے سے تکیہ لگا کر وہ لب دانتوں میں دبائے ماتھے پر چمکتے پسینے سے کچھ کانپ بھی رہی تھی۔ ہائے! وہ کیا سوچتا ہوگا کتنی بری ہو میری انگڑائی بھی لینا۔ روحانسی ہو کر اس نے سوچا، لب کچلتی چہرہ دھکے میں گھسا گئی۔ وہی سوچتا ہوگا نا کہ میں کتنی بری بچوں کی طرح انگڑائی لیتی ہوں، مجھ میں انگڑائی لینے کی مینرز نہیں۔ میرا دل کرتا ہے سام تمہیں کہیں ڈبا ہو کر ختم کر رہا ہوں، اللہ کرے تمہیں بھی ایسی بیوی ملے جو مجھ سے بھی زیادہ بری ہو، وہ تمہارے آگے 24 گھنٹے انگڑائیاں لے، جمائیاں لے، تمہیں گالیاں دے، تمہارے بچے تمہاری عزت نہ کریں، تمہیں تمہاری بیوی کھانا نہ دے۔ اپنے بے بسی پر اسے کوسنے لگ گئی تھی۔ ساتھ حیا سے چہرہ بھی اس کا سرخ تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ دھوکے کے حادثے کی وجہ سے اس کا معاملہ تب گیا تھا، ورنہ اس کا باپ اس سے بڑی کلاس لیتا۔ جاری ہے۔ تو ویورز، کیسے لگے آپ کا ایپیسوڈ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والے ناولس کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔